आज मैं एक कहानी बताऊंगी। कहानी का शीर्षक है माँ की आशीर्वाद। झारखंड के जमशेदपुर शहर के आदित्यपुर में राजीव वर्मा एक प्रतिष्ठित वकील और उनकी पत्नी कविता वर्मा और माताजी माया देवी और दो बच्चों अर्नब और दिया एक साथ रहते थे। राजीव का एक पुराना और घनिष्ठ दोस्त अनिरुद्ध था। राजीव जब 2 साल का था तब अचानक दिल का दौरा पड़ने से राजीव के पिता का देहांत हो गया। माँ माया देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेली औरत और 2 साल का छोटा बच्चा राजीव को लेकर कैसे जीऊंगी, और जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने माया देवी को बड़े ही स्नेह से समझाया, तुम्हें अपनी जिंदगी संभालनी है माया, और इन मासूम बच्चों को भी। बताओ, इस 2 साल के नन्हे से बच्चों का क्या दोष। माया देवी चुपचाप सुनती रही, मगर ये बातें उनके दिल को छू गई। भीतर ही भीतर उन्होंने सोचा, सच ही तो कह रहे हैं सब, अब और नहीं, मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ करना होगा। अगली ही सुबह नई उम्मीद के साथ वे काम की तलाश में घर से निकल। कई दिनों की कोशिशों और दर दर भटकने के बाद अंततः माया देवी को एक घर में नौकरानी का काम मिल गया। उनका काम था सुबह सुबह आकर पूरे घर में झाड़ू लगाना, फर्श पोंछना और फिर रसोई में लगे बर्तनों को साफ करना। काम थका देने वाला था, मगर माया देवी के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी। अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। उन्हें अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, उनके बच्चों को भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। माया देवी सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम में जुटी रहती। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना और मालिकों की हर जरूरत पूरी करना। दिन भर की थकावट उनके चेहरे पर साफ झलकती थी, मगर जब वो शाम को अपने छोटे से कमरे में लौटती तो बिना एक पल आराम किए रसोई में लग जाती। सादे चावल और सब्जी बनाकर जब वो अपने बेटे को प्यार से परोसती तो उसकी मुस्कान ही उनकी सारी थकान मिटा देती थी। रात होते होते माँ बेटा दोनों एक साथ चादर ओढ़कर सो जाते। ना कोई शिकायत, ना कोई गीला, बस एक छोटी सी दुनिया थी जिसमें ममता, संघर्ष और उम्मीद साथ साथ सांस ले रहे थे। राजीव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो 6 साल का हो गया था। उसकी मासूम बातों में समझदारी और झलक दिखने लगी थी, और उसकी आंखों में दुनिया को जानने की एक जिज्ञासा थी। माया देवी रोज उसे काम पर जाते समय छोड़कर जाती, लेकिन अब उन्हें ये बात सताने लगी कि उनका बेटा भी उस गरीबी और संघर्ष के चक्कर में न फंस जाए। एक दिन जब वो थकी हारी काम से लौटी तो राजीव ने मिट्टी में कुछ लिखने की कोशिश करते हुए कहा, माँ, मुझे भी पढ़ना है। माया देवी की आंखें नम हो गई। उसी पल उन्होंने ठान लिया, चाहे जैसे भी हो वो अपने बेटे को स्कूल जरूर भेजेगी। अगले दिन वो पास के सरकारी स्कूल गई, प्रिंसिपल से मुलाकात की और अपनी स्थिति बताते हुए बेटे के दाखिल का गुजारिश की। स्कूल वालों ने माया की ईमानदारी और संकल्प को देखकर मदद की और राजीव को पहली कक्षा में दाखिला मिल गया। जब माया ने राजीव को यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल जाते देखा तो उनकी आंखों में गर्व था और दिल में एक नई उम्मीद। शायद अब उनका बेटा वो सब हासिल करेगा जो उन्हें कभी नहीं मिल पाया। समय बीतता गया। राजीव पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था, मेहनती भी था और समझदार भी। माया देवी ने उसे जितना हो सका उतना पढ़ाया, और राजीव ने भी अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब 12वीं कक्षा का परिणाम आया तो राजीव ने अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। रिपोर्ट कार्ड देखकर माया देवी की आंखों में चमक आ गई। यह उसी बेटे का मेहनत का फल था जिसे कभी उन्होंने गोद में लेकर मिट्टी में खेलने दिया था, और अब वो किताबों से दुनिया जीतने निकला था। माया देवी के दिल में एक ख्वाहिश थी, मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा बने, इज्जत से जिए और किसी के आगे हाथ न फैलाए। राजीव का सपना था वकील बनने का। वो दूसरों को न्याय दिलाना चाहता था, शायद इसलिए कि उसने अपनी माँ के संघर्षों को इतने करीब से देखा था। माया देवी ने फिर एक बार अपने आप को कस लिया।
घर में और काम पकड़ा और जरूरतें की, लेकिन बेटे के सपने को अधूरा नहीं रहने दिया। उन्होंने राजीव का दाखिला एक स्थानीय एलएलबी कॉलेज में करवा दिया। जब वो फॉर्म जमा करने गई तो उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल पूरी तरह मजबूत था। उन्हें यकीन था कि उनका बेटा वकील बनकर न केवल अपना मुकद्दर बदलेगा बल्कि दूसरों का भी सहारा बनेगा। राजीव लगन से पढ़ता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। किताबों के पढ़ने से लेकर कोर्ट रूम के तर्कों तक उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वक्त के साथ उसका सपना भी साकार हो गया। वो अब एक वकील बन चुका था। धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और लोग उसकी ईमानदारी और समझदारी की तारीफ करने लगे। एक दिन जब वो केस से लौट कर घर आया तो देखा कि माया देवी थकी हुई सी एक कोने में बैठी है। राजीव उसके पास गया, उनका हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से बोला, माँ, अब आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तपस्या रंग लाई है। अब आपकी मेहनत का फल मैं आपको दूंगा। आप बस आराम कीजिए। अब आपके बेटे की बारी है आपको संभालने की। मैं आपका पूरा भरण पोषण करूंगा। ये सुनते ही माया देवी की आंखों पर आंसू भर आए, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व और संतोष के थे। उन्हें याद आने लगे कि वो दिन जब वो झाड़ू लगाती थी, बर्तन धोती थी, थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन आज उनका बेटा उनके लिए ढाल बन खड़ा था। माया देवी के चेहरे पर अब सुकून था, जैसे वर्षों की तपस्या के आज मोक्ष मिल गया हो। अब माया देवी ने सोचा कि राजीव अब विवाह योग्य हो गया है। उसने जिंदगी के हर मोड़ पर अपने फर्ज निभाए। अब उसके जीवन में एक साथी का होना जरूरी है। माया देवी के मन में अब एक नई ख्वाहिश जन्म लेने लगी, पोते पोतियों की गोद में खिलाने की, घर में फिर से बच्चों की किलकारियां सुनने की। वो उन लम्हों की कल्पना में खो जाती थी जहां उनका छोटा सा परिवार हंसी और प्रेम से महक रहा हो। उन्होंने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से बातचीत शुरू की और कुछ ही समय में एक अच्छे घर की सुंदर और संस्कारी लड़की कविता के बारे में पता चला। कविता एक सीधी सादी, समझदार और स्नेही स्वभाव की लड़की थी, ठीक वैसे बहू जैसे माया देवी ने अपने बेटे के लिए हमेशा चाही थी। राजीव और कविता की जोड़ी को देखकर हर कोई यही कहता जैसे धरती के लिए आसमान ने जोड़ी बनाई हो। शुभ मुहूर्त देखकर माया देवी ने राजीव की शादी कविता से कर दी। शादी बड़े ही सादगी और प्यार भरे माहौल में संपन्न हुई। ना कोई दिखावा, ना कोई घमंड, बस रिश्तों की गर्माहट और परिवार का सुखद आशीर्वाद। शादी के दिन जब माया देवी ने अपने बेटे को सेहरे पर देखा तो उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून था, जैसे वर्षों की मेहनत और तपस्या आज पूरी हो गई हो। कुछ सालों बाद माया देवी के घर दो नन्हे नन्हे फूल खिले, पोता अर्नब और पोती दिया। घर में रौनक लौट आई थी। दीवारें फिर से बच्चों की किलकारियां से गूंजने लगी थी। माया देवी की गोद अब खाली नहीं थी। कभी अर्नब को झूला झुलाती तो कभी दिया की तोतली बातें सुनकर मुस्कुरा उठती। उनकी दुनिया अब पूरी लगने लगी थी। उन्होंने सोचा था बस यही तो सपना देखा था मैंने और अब वो सपना हकीकत बन गया है। लेकिन समय के साथ कुछ बदलाव भी आने लगे। धीरे धीरे कविता के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हुआ। पहले जहां वो माया देवी से प्रेम और सम्मान से पेश आती थी, अब छोटी छोटी बातों पर तर्क करने लगी। कभी रसोई के काम को लेकर तो कभी बच्चों की परवरिश को लेकर बहसें बढ़ने लगी। माया देवी जो दिन भर संघर्ष करके सब कुछ संभालती आई थी, अब अपनों के बीच ही खुद को पराया महसूस करने लगी। घर का माहौल जो कभी प्रेम और अपनत्व से भरा था, उसमें अब खटास घुलने लगी थी। रोजमर्रा की बातों पर कलह होने लगा। कभी कविता तीखे शब्द बोल देती तो कभी माया देवी चुपचाप आंसू पी जाती। राजीव भी इन दोनों के बीच फंसकर कभी माँ को समझाता तो कभी पत्नी को चुप कराता, लेकिन मन का संतुलन धीरे धीरे टूटने लगा। अक्सर रात को अकेले बैठकर सोचती, क्या यही वो घर है जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया था। उनकी आंखों में अब भी वही ममता थी, पर अब चेहरे पर
थकान और दिल में एक अनकहा दर्द भी बस गया था। जब घर की परिस्थितियां दिन पर दिन बिगड़ने लगी, हर रोज कलह, तानों का सिलसिला और रिश्तों में घुलती बेरुखी, तब माया देवी ने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। वो जानती थी कि अब उनका इस घर में रहना किसी को सुख नहीं दे रहा, बल्कि शांति छीनी जा रही है, न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे परिवार की। एक शाम उन्होंने धीरे से राजीव को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में सन्नाटा था। एक माँ और बेटे के बीच वो पल बहुत भारी था, जैसे समय थम गया हो। माया देवी ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, अब मैं इस घर पर बोझ बन चुकी हूँ। मुझे देखकर तुम्हारी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान नहीं, चीड़ दिखती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारा घर बिखर जाए, इसलिए मेरी विनती है, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। एक ऐसी जगह जहां मैं अपने बचे दिन शांति से काट सकूं और तुम लोग भी सुकून से रह सको। राजीव स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। ये वही माँ थी जिसने उसे गोद में खिलाया था, जो खुद भूखी रहकर भी उसके लिए रोटी बनाती थी। अब वही माँ अपने लिए कोना भी नहीं मांग रही थी, बस थोड़ी सी शांति मांग रही थी दूर रहकर। राजीव की आंखें नम थी, दिल भारी था, मगर माँ के आदेश उसके लिए सर्वोपरि था। वो मन ही मन टूट गया, लेकिन माया देवी की बात मानते हुए उसने माँ को शहर के एक वृद्धाश्रम स्नेहालय में भर्ती कर दिया। जब माया देवी आश्रम के गेट से अंदर जा रही थी, उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर घर की दिशा में देखा। न शिकायत थी, न गुस्सा, बस एक लंबा, गहरा और दर्द भरा अलविदा था। एक शाम जब रात के 8 बजे थे, तभी राजीव के पुराने दोस्त अनिरुद्ध के मोबाइल पर अचानक एक फोन आया। अनिरुद्ध जैसे ही काम से लौटा था, मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम उभरा, राजीव की पत्नी कविता। जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से सिसकियों की धीमी आवाज आई। अनिरुद्ध ने घबरा कर पूछा, कविता भाभी, सब ठीक है ना? सिर्फ एक जवाब, भैया प्लीज जल्दी आ जाइए। अनिरुद्ध ने बेचैनी से पूछा, राजीव कहाँ है? माँ जी कैसी हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, बस वही बात दोहराई, प्लीज आ जाइए। अनिरुद्ध ने बिना देर किए गाड़ी निकाली और करीब 40 मिनट में जमशेदपुर के आदित्यपुर में उनके घर पहुंच गया। दरवाजा खुला, सामने देखा राजीव एक कोने में सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। कविता के चेहरे पर आंसुओं की रेखाएं साफ थी। अर्नब और दिया, जो हमेशा घर में चहकते रहते थे, आज एकदम शांत। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या हुआ है? कविता ने कांपते हुए हाथों से मेरे सामने तलाक के कागज रख दिए। राजीव ने मन ही मन एक बड़ा और कठिन निर्णय ले लिया था कि अब वो इस टूटे हुए रिश्ते को नहीं खींचेगा। वो अपने परिवार को तलाक देगा, अपनी सारी जमा पूंजी कविता को सौंप देगा और शेष जीवन अपनी माँ की सेवा में समर्पित कर देगा। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया, पाला, पढ़ाया और जीवन में बड़ा किया, उसी माँ को उसने समाज और रिश्तों की झूठी मर्यादाओं के चलते वृद्धाश्रम की चार दीवारी में बंद कर दिया था। अब वो अपनी माँ के दुख को दूर करना चाहता था। उनके आंखों में जो आंसू थे, उन्हें अपने जीवन के आखिरी सांस तक सुखाना चाहता था। राजीव का मन पश्चाताप और गिल्ट से भर चुका था, लेकिन अब वो उस गिल्ट का सेवा, प्रेम और सच्चे प्रायश्चित में बदलना चाहता था। अनिरुद्ध ने स्तब्ध रह गया। ये वही परिवार था जिसे लोग आदर्श परिवार कहते थे, फिर ये क्या हो गया? अनिरुद्ध ने बच्चों से पूछा, बच्चों, दादी कहाँ हैं? अर्नब ने मासूमियत से जवाब दिया, 3 दिन पहले पापा उन्हें स्नेहालय वृद्धाश्रम में छोड़ आए। अनिरुद्ध ने चौंक गया, पर दादी तो रोज तुम्हें स्कूल टिफिन देने आती थी। दिया धीरे से बोली, हाँ अंकल, पर मम्मी कहती थी कि दादी की शकल सूरत पुरानी है। दोस्त हंसते हैं, हमें अजीब लगता है। उन मासूम शब्दों में अनिरुद्ध दिल को चीर दिया। राजीव ने अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध, मेरी माँ जिसने मुझे कभी नहीं कुछ मांगा,
उसी को मैं 3 दिन पहले अजनबियों के पास एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। जब मैं 6 साल का था, स्कूल के नए जूते चाहिए थे। माँ ने दूसरे के घर में जूठा बर्तन और झाड़ू पोंछा लगाकर पैसे जुटाए और खुद नंगे पैर 1 हफ्ता चली। आज वही माँ मेरे बच्चों के लिए शर्म बन गई। कविता को माँ का साथ पसंद नहीं था। बच्चों ने भी दूरी बना ली थी। माँ चुपचाप मुस्कुराती रहती थी, पर उनकी आंखें सब कह देती थी। 3 दिन पहले माँ ने खुद कहा, बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा, शायद अब ये घर मेरा नहीं रहा। अनिरुद्ध ने देखा कविता भी अब राजीव की ओर नम आंखों से देख रही थी। अर्नब ने बोला, पापा अगर दादी होती तो अब तक मेरी पीठ पर तेल लगाकर सुला चुकी होती। राजीव ने बेटे को गले से लगाया। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बेटा, अब हमें दादी को वापस लाना होगा। रात को करीब 1:30 बजे हम सब वृद्धाश्रम पहुंचे। गेट पर खड़े चौकीदार ने ताना मारा, जिसने अपनी माँ को नहीं समझा वो और किसी को क्या समझेगा। वार्डन ने कहा, क्या भरोसा है कि आप दोबारा उन्हें छोड़ नहीं देंगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हमें अपनी गलती का एहसास है, अब हम बदल चुके हैं। हम माँ के कमरे में पहुंचे। वो बिस्तर पर लेटी थी, सीने से एक पुराने फोटो लगाए हुए पूरा परिवार, जिसमें राजीव माँ का गोदी में बैठा था। मैंने धीरे से कहा, माँ चलिए घर चलना है। माँ ने मेरी ओर देखा, जैसे विश्वास नहीं हुआ। राजीव आया है मुझे लेने। राजीव दौड़कर माँ से लिपट गया। माँ बहुत देर हो गई, माफ कर दो। माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। जिस बेटे ने मुझे छोड़ा आज वही लेने आया है, इससे बड़ी पूजा क्या होगी। माँ ने वार्डन को गले लगाया, बेटा इन 3 दिनों में माँ बनकर मेरी सेवा की, अब मुझे मेरी दुनिया मिल गई। हम सब बाबू को कर घर लौटे सुबह के 4 बजे। राजीव ने माँ का हाथ थामकर कहा, माँ अब घर की असली मालकिन आप हो। कविता पहली बार उनके चरणों में झुकी। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। बच्चे दौड़कर माया देवी से लिपट गए और कहा, दादी अब कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाना। पूरे परिवार खुशी से भर गया। माँ कोई बोझ नहीं होती, वो नींव होती है जिस पर पूरा परिवार टिका होता है। माँ के बिना कुछ मांगे हमें जीवन, संस्कार और भविष्य दिया। जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसे बोझ समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। उनका प्यार, त्याग और बलिदान अमूल्य होता है। उन्हें कभी अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। आधुनिकता, दिखावा और समाज के डर से अपने माता पिता से मुंह मोड़ना एक सामाजिक अपराध है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। यदि आप माँ बाप का आदर नहीं करेंगे तो वे भी नहीं करेंगे। परिवार तभी परिवार होता है जब उसमें प्रेम, सम्मान और सहनशीलता हो। अंत में राजीव ने अपनी गलती मानी और माँ को वापस लाकर अपने रिश्ते की मर्यादा बचा ली। यही सच्चा पश्चाताप और प्रायश्चित है। माँ कोई बोझ नहीं होती, वो नींव होती है जिस पर पूरा घर खड़ा होता है। अगर आपको कभी दुनिया और माँ में से किसी को चुनना पड़े तो माँ को चुनिए, क्योंकि दुनिया तो लौट सकती है लेकिन माँ नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए ऐसी प्रेरक और दिल को छू लेने वाली कहानी बन सके और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू, धन्यवाद।